बड़ा लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, याद है? लास्ट टाइम क्या किए थे, लास्ट कहां तक गए थे? विल यू रिमाइंड मी? कोई तो Lines बताओ। of a force. Properties of lines of force. Lines of force. Property of lines of force. Okay, now we'll go for that. Electric flux, one of the very important concept. Now we'll discuss electric flux. Clear बेटा? डिस्कस करो, आपस में डिस्कशन करके जाओ, पूरा रिसर्च करके। क्लियर? फिजिक्स में जितना डिस्कशन करके अंदर तक कंसेप्ट तो घुस सकते हो। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सेंस, एक मिनट, electric flux. But it is the number of, for example, this is an area. Clear? And this is the lines of force. It is passing through it. Clear? And how much lines of force passing normally through that area? For example, this is a conductor, this is the area, and how much lines of force passing normally through the area? Electric lines of force, it is the number of lines of force. It is the number of lines of force. Number of lines of force passing normal area. It is the number of lines of force passing normally through the area. समझ पाए? And its symbol is phi and formula equal to integration of E ds cos theta. Remember here 1 by c. Remember one more things I am telling to you. Here integration is applicable to the area. That is, this is the surface integral. ये एरिया को इंटीग्रेट किया जाता है, और एरिया को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा। टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया कौन सा एरिया बेटा? प्रोजेक्टेड एरिया। जितना एरिया होकर फ्लक्स पास करेगा, that is total area, or we can say projected area. Means I will explain you what does it mean by projected area, right है ना? तो मुझे बताओ, ये E ds cos theta, E will be vector quantity, ds will be vector quantity. Then question create, as ds is the area, area is a scalar quantity. How area can be a vector quantity? Yes, in physics area is also sometimes it is considered as a vector quantity. एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। कैसे? एरिया का डायरेक्शन क्या रहता है? एरिया, दैट इज द एरिया वेक्टर, जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, व्हिच डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। एरिया वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया, व्हिच डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। समझ में? दिस द एरिया वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। एरिया वेक्टर है और जिसका डायरेक्शन कैसा होता है? नॉर्मल टू द एरिया रहता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया, आई कैन से दिस इज द एरिया। एरिया को नॉर्मल है, दैट इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द एरिया, राइट बेटा? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू द एरिया। फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। देन ds क्या है? ds एरिया क्या रहता है? एरिया को जो नॉर्मल रहता है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया वेक्टर मतलब एरिया का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन मतलब नॉर्मल टू द एरिया। सोचो मेरा स्क्रीन अभी एरिया है, स्क्रीन को परपेंडिकुलर जो आएगा, स्क्रीन को जो परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज द नॉर्मल टू दिस एरिया, राइट है? वो डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। हो गया? और क्या बेटा? इसका यूनिट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज यू आर सीइंग दैट इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, E dot ds, स्केलर क्वांटिटी। समझ पाए ना? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हो गया? चलो लिखो, जल्दी लिखो। सर हाँ बोलो। हम लोगों ने बोले इलेक्ट्रिक फोर्स नंबर ऑफ लाइंस है, अभी नंबर का कोई यूनिट कैसे हो सकता है? बेटा नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर को तो हम लोग यूनिट नहीं दे सकते, बट एक्चुअली ना इसमें ना हम लोग नंबर नहीं पता चलता है। एक्चुअली ये नंबर नहीं पता चलता है, कितना क्या पता चलता है? वो उस जगह का इलेक्ट्रिक, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना है वो पता चलता है। समझ पाए ना? फॉर्मूला वाइज देखा जाएगा ना,
E इंटू एरिया है, इसका फॉर्मूला E इंटू एरिया, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से उसका तो यूनिट निकलेगा ना। लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब अभी इट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया। सी एक्चुअल प्रैक्टिस वी कैन नॉट कैलकुलेट द लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स को हम लोग गिन नहीं सकते, एक चार से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकालना वो कैलकुलेट करना ही डिफिकल्ट है, समझ पाए। ये एक सब्जेक्टिव वर्ड है, बट इसको दूसरा वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वाइज देखोगे तो इसका यूनिट रहेगा। समझ पाया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? डेफिनेशन वाइज देखा जाएगा तो यू आर राइट, नंबर है सर, इसका क्या यूनिट रहेगा करके। बट नंबर को तू कैलकुलेट कैसे करेगा? नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूला वाइज तू जाएगा ना तो उसका यूनिट रहता है। एक्चुअली ये नंबर नहीं है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अंदर होकर एंट्री मार के निकल रहा है। समझ में है ना? वो तो थियोरेटिकल डेफिनेशन था। हेलो, यस सर। समझ में आया ना? ये बोलते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ज्यादा होगा उतना लाइंस ऑफ फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। एग्जैक्टली वही है उसका असर। फ्लक्स का मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सीधा स्ट्रेट अवे एंट्री मारता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह, सोचो इस जगह पे उस जो जहां एंट्री मारता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा कि नहीं, और उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा तो कम लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा। सिंपली यही इतना ही बताता है कितना फ्लक्स। एक्चुअली द फ्लक्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इनडायरेक्टली यू कम टू नो दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एट दैट पोजीशन, राइट ना? समझ पाया ना? हेलो, और किसको कुछ पूछने का? ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द इट्स यूनिट? कौन बोल सकता है इसका यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला के देख के बोलो। बोलो बच्चों, आवाज निकलना चाहिए। फ्लक्स इक्वल टू ई इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। हो गया ना? Done, sir. हो गया, Done, राइट? sir. Okay, now we'll proceed further. See, I told you this is the projected area. Projected area in the sense one simple example I am giving to you. Okay, have you understood this one? See, I want to explain you what does it mean by projected area. One simple example I will give you. बेटा मेरा voice audible है clearly? Yes, sir. Okay. हाँ, okay. कुछ भी रहेगा इंटरेक्ट करो, डाउट पूछो बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये टॉपिक जैसे ही मेरा खत्म होगा एक भी डाउट बचेगा ना, इन एंड आउट पूरा क्लियर हो जाओगे। वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सी वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू। फॉर एग्जांपल, दिस इज लाइक एरिया। वन एरिया इज देयर व्हिच शेप इज लिटिल बिट बाउल शेप्ड। कुछ एरिया इज देयर बाउल शेप्ड। क्लियर? कंसीडर दिस इज ए बाउल and now lines of force are entering like this. You tell me what will be the projected area. Here your lines of force are entering like this, it is coming out like this. So now in this case, if I will go for calculation of flux, it's a formula equal to E into ds into cos theta. So can anyone say what does it mean by E into integration of E ds cos theta? So integration of E ds cos theta, integration of ds means area, total projected area I told you, and theta equal to 0 obviously. How theta equal to 0? Because this is the area whose direction is along this direction, normal to the surface. Even electric field is also moving, coming out like this directions. So electric field are coming out like this direction and area direction are like this direction. As both are in the same direction, in this case can I say theta will be 0? Can I say theta will be 0? See, the electric field is entering and coming out, and the area direction is normal to that area, and both are in same direction. और दोनों सेम डायरेक्शन हुआ तो थीटा का इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया ना। मुझे बताओ, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, कौन सा एरिया लूंगा? भले लाइन से फोर्स इधर एंट्री मिल रहा है, बट इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना है बेटा? यही होगा इनका प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो मैं राउंड घुमाया ना अभी ब्लैक कलर का, ये होगा उनका प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि ये पूरा का प्रोजेक्टेड एरिया ये है। सो दैट प्रोजेक्टेड एरिया यू हैव टू टेक। सो दैट मींस फ्लक्स इक्वल टू ई इनटू ए इनटू cos 0. Clear? Am I understood this one?
So flux equal to E into A into cos 0, I am telling to you. Here, so this is the things what I am telling to you. So you have to take the projected area. One more situation I am telling to you. Can you say one more point? So for example, there is a triangle, there is a cone is there. This is a cone is there. There. Suppose the lines of force are entering like this. Who can say what will be the projected area? Can you imagine someone? What will be the projected area? There is a cone is there. Lines of force are entering. Flux are entering like this. What will be the projected area? कोई बता सकता है? Sir, the triangle. Yeah, absolutely right. It's a triangle. आप कोन को बीच में फाड़ोगे, पूरा फाड़ दोगे तो क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा ना. दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया. समझ पे आ गया बेटा? बाकी लोग को समझ पे आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस तो करो, रेस्पॉन्ड में करो. Yes, sir. Yes, sir. अरे इतने सारे बच्चे हैं, ये हाँ बोलने के लिए तकलीफ होता है क्या? बोलो. समझ ना गया देखो, सर. समझ गया ना? हाँ, ऐसा बोलने का मुंह खुला करके. हाँ. पर नहीं तो कैसे डिस्कशन करोगे? तो ये हो गया. नाउ यू टेल मी वन मोर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विथ यू. सपोज नोट वी विल डिस्कस the flux which is entering, the flux which is entering through the closed surface. Suppose for example this is a surface. समझ गया ना? This is a surface. This is a closed surface. And I am telling to you, can I say the flux which is entering that will be negative? The flux which is entering that is negative. Can I say? Flux entering equal to negative. Who can prove it? Yes. How it will be? Can anyone say? जो फ्लक्स एंट्री मार रहे हैं वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बेटा सिंपल है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. एरिया का डायरेक्शन बेटा क्या रहेगा? मैं दिखाता हूँ. एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इस तरफ रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मार रहे इस तरफ. बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, हेंस इट विल बी cos 180. तो cos 180 मींस E इंटू ए इंटू माइनस 1. E इंटू ए माइनस 1 मतलब माइनस E इंटू ए. एम आई अंडरस्टूड दिस वन? तो फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू ए. हो गया? फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस E इंटू ए. एम आई अंडरस्टूड दिस वन? देयर. सो हेंस जो फ्लक्स एंट्री मार रहे दैट फ्लक्स विल बी नेगेटिव. एंटरिंग फ्लक्स, नाउ एंटरिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव. कभी भी याद रखने का है. सेम वे एग्जिटिंग फ्लक्स क्या होगा? एग्जिटिंग फ्लक्स पॉजिटिव. exiting flux exiting equal to what is that? E into area. Flux exiting equal to E into A into cos 0. समझ पाए ना? Flux exiting equal to E into A into cos 0. Clear? Cos 0 equal to 1, that equal to E into A. Flux exiting equal to E into A into cos 0 equal to 1, that is the flux exiting. So therefore remember, flux entering equal to negative, flux exiting equal to positive. Total flux equal to what is that? Total flux equal to flux entering plus flux exiting. Flux entering plus flux exiting. Right beta? This is the total flux, and the total flux will be flux entering plus flux exiting. So this will minus EA plus EA, it will be 0. So total flux equal to 0. If I will say one conclusion, I will say from you from this experiment, if total flux is 0, can I say the total charge inside is 0? Total flux is 0. Can I say the total charge inside the surface equal to 0? अंदर कुछ चार्ज नहीं है,
जितना लाइन्स ऑफ फोर्स एंट्री मारा उतना निकला, इसके लिए 0 हुआ कि नहीं बेटा? जितना लाइन्स ऑफ फोर्स एंट्री मारा उतना निकला, इसके लिए जितना फ्लक्स एंटरिंग है उतना फ्लक्स एग्जिटिंग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नहीं तो आगे का कुछ कंसेप्ट से लिंक नहीं मिलेगा, ऐसे रट्टाफाई करोगे कुछ फायदा नहीं है। जितना एंट्री मारा उतना निकला, मतलब जितना फ्लक्स एंटरिंग होगा उतना फ्लक्स एग्जिटिंग होगा, और जितना फ्लक्स एंटरिंग होगा, एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव है, एग्जिटिंग फ्लक्स पॉजिटिव है। एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव, एग्जिटिंग फ्लक्स पॉजिटिव, दोनों मिला तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। समझ पाएगी नहीं? Yes, sir. ओके राइट, सो राइट इट डाउन। वन मोर पॉइंट वी विल डिस्कस। आप लिख लो इसको। सर या टेल मी। सर ये cos 180 डिग्री का मुझे नहीं समझ रहा है। देख बेटा, ये जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जहां एंट्री मार रहे फ्लक्स, डायग्राम में दिख रहा है ना फ्लक्स कहां एंट्री मार रहे हैं? हाँ सर। उधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है कि नहीं? हाँ। बट एरिया का डायरेक्शन क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180, ऑपोजिट है। 180 ऑपोजिट मतलब 180, cos 180 -1। अभी समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। जो बाहर निकल रहे उधर देख, बाहर जहां निकल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एरिया का वही डायरेक्शन है, हाँ तो हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन है, इसके लिए थीटा 0। ओके सर। ओके। मुंबई में ट्रेन चालू है रे, लोकल ट्रेन चालू नहीं हुआ मुंबई में। वन मोर क्वेश्चन विल डिस्कस, वन मोर पॉइंट डिस्कस। देखो, देयर इज ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, फॉर एग्जांपल देयर इज ए सिलिंड्रिकल सरफेस। In simple situation, I want to explain you. If you can understand this simple situation, it is more convenient to understand the Gauss theorem. Now, the electric lines of force is entering. Suppose if I will keep a positive charge, now who can anyone tell me that entering flux equal to exiting flux? Can you say in this case? Suppose if I'll keep a positive charge inside the surface, can I say the entering flux equal to exiting flux? Earlier there was no charge, hence I was telling that entering flux equal to exiting flux. Now I kept a plus q charge in between inside the surface. So should I say that total flux entering equal to total flux exiting? Can anyone argue with this? Come on. कोई भी नहीं? अरे क्या आवाज तो नहीं निकल रहा है, बंद हो गया तुम लोग का? रॉन्ग हुआ चलेगा, बोलो ना, कौन फांसी में चढ़ा रहे? सेम होगा सर। सेम होगा। वन मोर सिचुएशन। सर नहीं, 0 होगा। 0 होगा मतलब टोटल फ्लक्स 0, मतलब फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू फ्लक्स एग्जिटिंग, उसका मतलब No, नहीं। sir. देखो मैं बता रहा हूँ। Now I have kept a positive charge here, plus q charge. Hence from this plus q charge also lines of force will come out. होगा कि नहीं? रेडियली आउटवर्ड लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है। तो hence you tell me the exiting flux will increase or not, because this lines of force is added, so flux exiting will be increased. फ्लक्स एग्जिटिंग इंक्रीज हो गया, ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स निकला, बट फ्लक्स डिक्रीजिंग विल डिक्रीज, फ्लक्स एंटरिंग विल डिक्रीज। वाई? लाइन्स ऑफ फोर्स कम हो जाता है, इधर से निकल रहा है भी लाइन्स ऑफ फोर्स, तो फ्लक्स एग्जिटिंग इज ग्रेटर देन फ्लक्स एंटरिंग। am understood or not this? बेटा प्लस क्यू चार्ज रखते हो तो लाइन्स ऑफ फोर्स दोनों डायरेक्शन में निकलता है, तो एग्जिटिंग वाला बढ़ जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐड हो जाएगा, और एंटरिंग वाला माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू ग्रेटर देन फ्लक्स एग्जिटिंग इज ग्रेटर देन एंटरिंग। एम आई अंडरस्टूड बेटा? यस, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू फ्लक्स एग्जिटिंग इक्वल टू फ्लक्स एंटरिंग। सो व्हाट शुड आई राइट? एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स एग्जिटिंग फ्लक्स। सो हेंस आई शुड राइट इट डाउन। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
जब भी कोई चार्ज अंदर रहेगा तो दोनों फ्लक्स सेम नहीं रहेगा, समझ पाए। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज देयर, if a positive charge is there, flux entering equal to flux exiting, flux and exiting is greater than flux entering. If a negative charge is there, negative charge is there, flux entering exiting is less than flux entering, उल्टा हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा फर्स्ट केस में, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो टोटल फ्लक्स, फर्स्ट केस में टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, फ्लक्स एंड एग्जिटिंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग होगा, क्योंकि फ्लक्स एंटरिंग को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, टोटल फ्लक्स इज पॉजिटिव। इस केस में टोटल फ्लक्स क्या होगा, इस केस में टोटल फ्लक्स फ्लक्स एंटरिंग एग्जिटिंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि फ्लक्स एग्जिटिंग लेस है फ्लक्स एंटरिंग में, तो लेस देन जीरो आएगा। तो जहां टोटल फ्लक्स जीरो आ गया तो समझ जाने का चार्ज अंदर नहीं है, टोटल फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल फ्लक्स लेस देन जीरो आया तो नेगेटिव चार्ज है। बेटा समझा क्या ये पॉइंट को? यस सर। सब लोग Yes, ध्यान sir. से लिखो, सब लोग Yes, sir. लिखो इसको। इस रिलेशन में गॉस एक थ्योरम दिए, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ गॉस थ्योरम। व्हाट इट सेज दैट, वो बोलता है कोई भी क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है, कितना, सोचो मान लो क्यू चार्ज है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू, यही तो गॉस थ्योरम है। बोलते हैं कोई भी क्लोज्ड सरफेस पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ क्यू। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/ε0 into total charge enclosed inside the surface। टोटल कोई भी क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज कितना, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 1/ε0 इंटू उसका अंदर जितना चार्ज है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस हो गया। टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू, राइट है। ये आया टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, गॉस थ्योरम में पहली बार दिए थे। बेटा इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा इक्वल टू 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ क्यू। ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत काम पे आएगा बेटा, सिचुएशन के हिसाब से यूज करने का। आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं, जो भी अननोन दिया रहेगा वो निकाल सकते हो। ये रिलेशन से, रिलेशन क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ क्यू, लिख लो। ओके, नाउ विल गो फॉर इट्स ए प्रूफ के लिए जाएगा। बट इससे पहले वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कुछ डेफिनेशन दिया है, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। वो अननेसेसरी क्यों दिया है उसको ही मालूम है, बट दिया तो ये पढ़ लेते हैं। देखो अभी देखो, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, नॉर्मल, पहले ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है समझते हैं। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन मतलब ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत से पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल मान लो
और सारे पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, ऐसा एक एक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल, बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है। एक पर्टिकुलर एरिया लोगे, एक पर्टिकुलर एरिया लोगे, उस एरिया में जितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, एरिया में जितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है उसको एक बंडल बनाओगे, वो बंडल को बोलते क्या है, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, अभी ध्यान सुन, इट इज द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स coming out normally it is the number of tubes of force coming out normally, number of tubes of induction coming out normally निकलता है तो number of tubes of force coming out normally is called tubes of induction per unit area। एक पर्टिकुलर एरिया में it is the number of tubes of force coming out normally from a small area, from a small area which enclose a tube, small area which encloses a tube, which encloses a tube। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं उसको एक ट्यूब फॉर्म में बांधोगे, जो ट्यूब को बोलते हैं, हर एक ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, और ऐसा लिखेंगे इसका, ट्यूब्स ऑफ फोर्स, lines of force coming out from a area, lines of force coming out from a area, coming out normally from a small area which encloses a tube like structure, which encloses a tube like structure is called tubes of area induction, called tubes of induction। क्या समझ में आया, लाइन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली फ्रॉम ए स्मॉल एरिया व्हिच इनक्लोजेस ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। समझ पाए ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, राइट। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है उस लाइन्स ऑफ फोर्स में एक स्मॉल एरिया में बांध दोगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया, यस सर, समझा। हो गया ना। ऐसा मतलब छोटे छोटे लाइन्स ऑफ फोर्स को मिला के बंडल बनाओगे, बंडल को बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फोर्स। लेमन लैंग्वेज में एक कंडक्टर में बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं, बहुत सारे मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स को मिला के बंडल बनाओगे, वो बंडल को बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फोर्स। समझा ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके बेटा मुझे बताओ, एक सिंपल सा डिस्कशन है, कंक्लूजन है, ये पहले डेफिनेशन लिख लो, मैं समझाता हूँ आपको ट्यूब्स ऑफ फोर्स क्या है। ट्यूब्स ऑफ, ये ट्यूब्स ऑफ फोर्स एक्चुअली, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन चलता है। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, अभी देखो बेटा मुझे बताओ, ये जो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स एक सरफेस से निकल रहा है, कोई मीडियम के अंदर रखोगे तो इतना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा क्या? नाउ इन फ्री स्पेस में व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज कमिंग आउट? कैन आई से द सेम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज कमिंग आउट व्हेन यू आर कीपिंग इनसाइड ए मीडियम? इज इट राइट बेटा? आप मीडियम में कंडक्टर को रखते हो, कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, तो उतना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा क्या? और क्यों निकलेगा? तो क्यों नहीं निकलेगा बेटा? क्योंकि मीडियम के अंदर आप रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइन्स ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंसेंट्रेशन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स है तो ज्यादा फील्ड है, कम लाइन्स ऑफ फोर्स है तो कम फील्ड है। तो आप जब भी लेके कोई मीडियम के अंदर कंडक्टर को रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कम हो जाता है, और लाइन्स ऑफ फोर्स का कम नंबर कम हो जाएगा तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा। सर लाइन्स ऑफ फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा ना, लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर कैसे कम होगा? और लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर से ही उसका इम्पैक्ट पता चलता है।
अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स चले लो के, एक भाई का चले लो ही कम हो गया मतलब उसका असर कम हो गया, समझ में ना, भाई का चले लो कम हो गया, लाइन से फोर्स कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, मतलब भाई का भाईगिरी कम हो गया मतलब उसका चले लो कम हो गए, समझ पे ना। और ग्रुप ऑफ चेला को क्या बोलते हैं, ट्यूब्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ जो चेले वो होता है वो चेले का सब टीम को बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फोर्स, तो टीम भी कम हो जाएगा। तो हेंस मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये जो ट्यूब्स ऑफ फोर्स कोई मीडियम में रहेगा ना कम हो जाएगा और उसको अलग नाम दिया जाता है ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड एज ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ये कंसेप्ट खाली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में ही है और किधर भी नहीं है, बाकी में जो पहले पढ़ा है दुनिया का हर बुक में वो सब है, ये एक्स्ट्रा है इसके लिए मैं तुमको बता दिया, इसका कोई जरूरत भी नहीं है आगे जानने के लिए, एंट्रेंस के लिए भी जरूरत कुछ भी नहीं है, बोर्ड के लिए बस जरूरत है, बुक में दिया है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये अपना खुद का कंसेप्ट महाराष्ट्र बोर्ड लोग निकाल देते हैं, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन करके दुनिया में कोई भी बुक में लिखा नहीं है कुछ भी। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन मतलब सिंपल है, बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स को बंडल बनाओगे तो एक एक बंडल को बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फोर्स, मीडियम में रखोगे ऑब्वियसली लाइन्स ऑफ फोर्स अभी कम हो जाएगा, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन भी कम होगा। तो ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन क्या है, when tubes of force kept in a medium that is called as tubes of induction, when tubes of force in a medium, tubes of induction। हो गया ये, यस सर। डन सर। ओके ना मुझे बताओ बेटा TNEI टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन passing through total area, कितना ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन टोटल एरिया होके पास कर रहा है इज कॉल्ड एज टोटल नंबर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन TNEI, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ EE ds cos थीटा। TNEI सर इंटीग्रेशन के बाद कौन सा सिंबल है? एप्सिलॉन into capital A into ds into cos theta, एप्सिलॉन is the permittivity in the medium, permittivity in the medium। E the electric field, this is the area, theta is the angle। हो गया ना, चलो लिखो। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है, पासिंग थ्रू टोटल? Passing through, it is the number of tubes of induction passing through total area। मुझे can anyone say how you can correlate with the electric flux and total normal electric induction mathematically? Mathematically, how you will correlate in between the electric flux and total normal electric induction?
say electric flux equal to, what is the formula? Electric flux equal to EDS integration of EDS cos theta, right? Whereas the TNEI equal to integration of EDS cos theta. TNEI equal to what you will get in case of EDS cos theta के बदले में ये epsilon extra आएगा, epsilon EDS cos theta. Hence I should write here in TNEI equal to flux into E. So TNEI equal to flux into E, epsilon into flux. So this is the formula. सर वो dx क्या लिखा? ds ds is the area. ds is the area. ds कौन सा है? ds is the area. Okay sir. Now, see the Gauss theorem. Even we can write in the TNEI form. Gauss theorem. What was the Gauss theorem था बेटा? Gauss theorem. Can you tell me? The Gauss theorem was that it was the 1 by epsilon 0 into summation of q. Now in the place of the flux, should I write TNEI upon epsilon? Because आपको मालूम है flux equal to TNEI equal to EI equal to flux into epsilon. So therefore TNEI by epsilon equal to 1 by epsilon 0, flux equal to TNEI equal to 1 by epsilon 0. See, I should put here epsilon 0 also. Why it is so in free space में? तो क्या है, कैंसिल हो जाएगा. तो TNEI equal to कितना आ जाएगा? Summation of Q. Means according to Gauss theorem, even as per the TNEI, we can write TNEI equal to summation of Q. This is for state board. State board का ये गॉस थ्योरम को ऐसे भी बोला जाता है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन. तो डेफिनेशन क्या आएगा? स्टेट बोर्ड में दिया है और दुनिया का बाकी बोर्ड में फ्लक्स फॉर्म में दिया है. डेफिनेशन क्या है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन over a closed surface, over a closed surface equal to टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस. सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, बाहर का चार्ज को नहीं लेना देना है. क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, enclosed inside the surface. Now, so this is all about flux, electric flux we have discussed. Now we'll discuss about that. Now proof of Gauss theorem. But before going to proof of Gauss theorem, we have to little bit idea of the solid angle. Solid angle. थोड़ा solid angle क्या डिस्कशन करते हैं, फिर गॉस थ्योरम का प्रूफ चलते हैं. सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट? सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? जैसे बेटा 2 डायमेंशन एंगल है, ये जो है 2 डायमेंशन वाला एंगल है, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल देखो ध्यान सुनो. देखो ये एक छोटा एरिया है नीचे, उस एरिया की वजह से, ये एरिया की वजह से एक स्पेस में कितना एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल. स्पेस, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड by an area at the space.
इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एक एरिया की वजह से स्पेस जो बनता है, एंगल बनता है, जो देखो 3 डायमेंशन वाला एंगल दिख रहा है ना, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, 3 डायमेंशन वाला एंगल है, ये एक एरिया है, ये एरिया की वजह से इधर जो एंगल क्रिएट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। समझ पाया? सॉलिड एंगल कैसा है, मतलब ये एरिया एक स्पेस, 3 ये स्पेस पे बनेगा ये एंगल, ये एक पर्टिकुलर एरिया नीचे देख रहे हो ना, ये एरिया की वजह से ये जो एंगल बनता है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। इट इज द एंगल मेड बाय एन एरिया at the space is called a solid angle. It is a 3-dimensional angle. It is a 3-dimensional angle. कौन टाइप का 3-dimensional angle है ऐसा? 3-dimensional angle. सिंबल डी ओमेगा, फॉर्मूला है ds cos थीटा अपन r स्क्वायर। ds इज द एरिया, ds मतलब एरिया है, थीटा देखो ये एरिया का डायरेक्शन, नहीं तो मैं एरिया का डायरेक्शन ऐसे करता हूँ, ये एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस एरिया, और ये r का डायरेक्शन, ये थीटा है। हो गया, डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ गए ना? Where r is the distance from the point to the area. हो गया? Theta is the angle between normal to the area and r vector. Theta is the angle between normal to the area and r vector. And r vector के बीच में एंगल। समझ पाए? सर हाँ, आर वेक्टर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम क्यों नहीं है? सेम हो, सेम भी हो सकता है, सेम होगा तो थीटा 0 है, सेम नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ पाया? एरिया को नॉर्मल एक वेक्टर है और एक आर वेक्टर है, दोनों के बीच में सेम भी हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, अलग भी हो सकता है। राइट? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्लास विल प्रूव इट बेटा, नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे उसका प्रूफ, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, उसका प्रूफ को, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास प्रूफ। समझ गए? चलो बाय।